हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिवीजन चल रहा है। हम देख रहे हैं कि मन्नू भाई में जो पोषण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। इसी के साथ मन्नू भाई की एक गाय है और उसमें पोषण कैसे होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे थे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक क्या क्या चीजें हमने रिवाइज कर दी है। इंट्रोडक्शन आपने जान लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा अलग अलग जो जीव है यहाँ पर उनमें भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। कैसे, हमारे पास कुछ एक टेबल आई थी जिसकी हेल्प से हमने जाना था कि अलग अलग जो जीव हैं वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये टेबल हमने यहाँ पे बात पढ़ी थी। इसी के साथ हमारे पास एक स्टार फिश आती है, तारा मछली आती है, जिसमें यूनिक तरीका है थोड़ा सा भोजन ग्रहण करने का। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाचन के बारे में या डाइजेशन के बारे में। तो हमने कहा कि पोषण किसे कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं पोषण को। तो पोषण में सबसे पहले हमने कहा भोजन ग्रहण करना पहला स्टेप। अगर हम कहें स्टेप वाइज अगर हम बात करें कि पोषण जो होता है उसमें क्या स्टेप होते हैं। पोषण का पहला जो स्टेप होता है वो है भोजन ग्रहण करना। दूसरा स्टेप होता है भोजन का पाचन। तीसरा स्टेप है पाचित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और लास्ट स्टेप है यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग करना। कौन करेगा ऊर्जा का उपयोग? शरीर करेगा, ठीक है। तो पोषण जो आप पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर का नाम क्या है? पोषण है। और पोषण जो आप पढ़ रहे हैं, पोषण में हमने कहा कि ये स्टेप होते हैं। पहले आप क्या करेंगे? फूड को इनटेक करेंगे, फिर फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा, फिर आप क्या करेंगे? पाचित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर आप ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हमने पोषण कहा है। अब भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है वो आपने देखा कि अलग अलग जो जीव हैं वो उनमें अंतर ग्रहण की प्रक्रिया कैसे होती है। हमें जानना है भोजन का पाचन कैसे होता है, और ये हम देखेंगे किसमें? मनुष्य में, ठीक है, ह्यूमंस में। जो जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे सभी मनुष्यों में एक जैसी होती है, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, नोट्स आपने बना रखे हैं, तो थोड़ा जल्दी से चीजों को समझेंगे, ठीक है। हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन का मतलब क्या समझा था कि जो भोज्य पदार्थ है वो जटिल है। पूरी एक रोटी है वो जटिल है। अब रोटी को आपने क्या कर दिया है? सेमी सॉलिड या अर्धठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि आपने चबा करके रोटी को बारीक कर दिया है। फिर आप उसे निगलते हैं तो आपके पेट में फिर से चर्निंग होती है, और फिर से जो रोटी के जो छोटे छोटे पीस हैं वो और छोटे पीस में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। यानी कि आपके भोजन को इस तरीके से यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है जिससे कि वो आपके रक्त में मिल सके। वैसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी रोटी हमारे रक्त में मिल जाएगी, ऐसा होता है? नहीं होता है। कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, ठीक है। अब आप सभी के पास फोन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास फोन होंगे। आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे होती हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो कितनी बारीक होती हैं। वहां पर एनिमेशन के थ्रू भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं, एनिमेशन के थ्रू जानेंगे कैसे यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब डाइजेशन को हमने कहा कि जो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो रहा है, इसको हम डाइजेशन कह रहे हैं। क्लियर है? पढ़ ले यहाँ पे डेफिनेशन। डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो हमने कहा the components of food such as carbohydrate are complex substances which can't be utilized by the body। आपने कहा भोजन के जो घटक होते हैं, आपके पास एक टॉपिक आता है भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। क्या पढ़ा था भोजन के घटक? कि भोजन किन किन चीजों से निर्मित है। हमने कहा उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें वसा है, उसमें विटामिन हैं और मिनरल्स होते हैं। इन सभी को मिल करके हमारा भोजन बनता है। तो आपने कहा भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं
जिनका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में, रोटी में भी होता है। अब चावल को आप ऐसे ही निगल लोगे, चबाओगे नहीं, तो आपने कभी सुना भी होगा, आपके घर के बड़े आपको कहते हैं कि खाना चबा करके खाएं, अच्छे से खाने को चबाना चाहिए जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो सके। इट मीन्स कि भोजन को आप जितने अच्छे से चबाएंगे, भोजन जितना बारीक होगा, पाचन उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी तरीके से आपको एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर चबाते नहीं हैं तो आपको ऊर्जा नहीं मिल पाती है और शरीर उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो भोजन जो है वो जटिल घटकों को सरल पदार्थ में टूटने, तो जो सरल पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, यानी कि जो भोजन के घटक है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो ये जटिल पदार्थ जो हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। क्लियर है, किसे हम पाचन कहते हैं? भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। क्लियर है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर मेथड जो होते हैं उसके दो स्टेप होते हैं। मेथड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देयर आर टू स्टेप ऑफ डाइजेशन। मेथड नहीं कहेंगे, स्टेप्स कहेंगे। देयर आर टू स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिंग फूड, दैट इज फिजिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल मेथड इंक्लूडिंग चूइंग and grinding of food in mouth, and chemical method addition of digestive juice to the food by the body। हमने कहा भोजन के पाचन की दो विधियां होती हैं, जैसे कि पहला होता है यहाँ पर भौतिक विधि, जिसमें भोजन को चबाया जाता है, भोजन को काटा जाता है, चबाया जाता है और पीसा जाता है, ये है भौतिक विधि। दूसरा रासायनिक विधि, जिसमें हमारे शरीर के जो पाचक रस होते हैं वो यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया को करते हैं। हमने क्या बोला है? हमने कहा जो फूड है यहाँ पर जो डाइजेशन है फूड का, जब पाचन होगा उसके दो मेथड होंगे। ठीक है, एक होगा फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। क्लियर है? फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड का मतलब है कि आप भौतिक रूप से किसी चीज को तोड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ये जो पेन है, और पेन को मैंने दो पार्ट में, दो पीस में तोड़ दिया है, फिर उसके और छोटे पीस कर दिए। ये क्या, भौतिक रूप से मैंने इस पेन को क्या कर दिया है, बदल दिया है, चेंज कर दिया है। अब केमिकल मेथड में मैंने कहा कि मैंने इसमें कोई केमिकल डाला और ये पूरा गल जाता है, इसमें मैंने कुछ और केमिकल ऐड किए और इस पेन, ये जो पेन था अब मैंने किसी दूसरे चीज में इसे परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने केमिकल्स को ऐड किया। तो भौतिक का मतलब होता है किसी चीज को आप बाहरी रूप से क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। केमिकल के मेथड का मतलब होता है कि वहाँ पे केमिकल्स ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वहां पर आप एक चीज से किसी दूसरी चीज का निर्माण करें, किसी एक नई चीज का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे जब आप भोजन को काटते, जैसे कि मैंने कहा कोई एक एप्पल है और आपने एप्पल को खाया, काटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके फ्रंट के जो दांत होंगे, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर इंसीजर कहते हैं, इनका यूज करेंगे काटने में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, वहां पर उस जो एप्पल का पीस आपने यहाँ पे लिया है, काटा है, उसे आप छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप यूज करेंगे अपने कैनाइन का, जो साइड में नुकीले दांत होते हैं, फ्रंट के ये हैं, साइड के नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, चबाने में और जो पीसने में क्या करेंगे, जो आपके पीछे के जो दांत होते हैं उनका यूज करते हैं, जिसमें प्री मोलर और मोलर का यूज हम करते हैं। तो क्या कर रहा है, किया जा रहा है, भोजन को भौतिक रूप से छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा रहा है। दूसरा आता है केमिकल मेथड। इसमें पाचक रसों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल होंगे? अब केमिकल का मतलब ये नहीं है जो आप लैब में देखते हैं, केमिकल हमारी बॉडी में भी रिलीज होते हैं। ठीक है, जो जिसे आप क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल जो केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स में आपने क्या बोला, आपने बोला सलाइवा है, ठीक है, आपने बोला बाइल है, आपने आपने बोला पैनक्रियाटिक जूस है, आपने बोला
इंटेस्टाइनल जूस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं। ये सारे ही मिल करके क्या करते हैं, भोजन को और ज्यादा बारीक और ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो दो मेथड हमारे पास आते हैं, भौतिक जो विधि है जिसे फिजिकल मेथड कहते हैं, केमिकल मेथड जिसे आप रासायनिक विधि यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने बात कर ली है किसके बारे में, कि कितने तरीके से हो सकता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपके पास इमेज है, सामने इमेज आती है, ठीक है, और आपको यहाँ पे पार्ट्स लिख करके बता रखे हैं। सबसे पहले हमने बक्कल कैविटी की बात की है, जिसे हम कहते हैं मुख गुहा। दूसरा आता है भोजन नली, ठीक है। तीसरा आता है आमाशय, फिर आता है छोटी आंत, फिर आता है बड़ी आंत, ठीक है, और आपका आता है एनस या मलद्वार जिसे आप कहते हैं। इन सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। आहार नाल का मतलब होता है आपके माउथ से ले करके जो एनस तक का जो भी आपको क्या एक नाल मिल रही है, एक क्या है आपने कहा, एक ट्रैकी तो है, एक नाल है, ठीक है, एक पाइप जैसी संरचना है। तो इसमें आप पूरे एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉम माउथ टू एनस, आप उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो पढ़ ले यहाँ पर चीजों को। हमने बोला द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। हमने कहा कि जो भोजन का जो पाचन होता है, जो फूड है, वो हर एक कंपार्टमेंट से गुजरता है। मुख गुहा से भोजन नली में, भोजन नली से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में। और हर कंपार्टमेंट में क्या होता है, आपने कहा डाइजेशन की प्रोसेस होती है छोटी आंत तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, this is called an alimentary canal. It is a track or a canal running from mouth to anus of human being where digestion and absorption of food takes place. हमने कहा इस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं या इसे आहार नाल कह रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है। द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अलग अलग कंपार्टमेंट में से डिवाइड किया गया है। पहला है सीक्वेंस वाइज ही याद रखेंगे। पहला है माउथ जो हमारा होता है, उसके बाद आती है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। जो ये कैविटी होती है जहाँ पर आप भोजन को रखते हैं और भोजन को चबाते हैं, वो एक कैविटी है, गुहा है। ठीक है, कैविटी का मतलब क्या है, आपने कहा एक गुहा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा फूड पाइप है, जो कि आपका ये जो विंड पाइप है, इससे पीछे वाला जो पाइप होगा उसे हम फूड पाइप कहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये पूरा फूड पाइप है। तीसरा आता है आमाशय। ये जो आपका ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, इसे हम आमाशय कहते हैं। इसके बाद आती है छोटी आंत। ये जो आपको बहुत बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो चौड़ा सा आपको भाग दिखा रखा है, जो चौड़ी ट्यूब है, इसे हम कहते हैं बड़ी आंत। एंड लास्ट में हमारे पास आता है एनस। इन पूरे भागों को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम मन्नू भाई का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, इट मीन्स कि हम अपना ही डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए सारे पार्ट्स को एक बार देखिए, अपने नोट्स निकालिए। आपने सारी चीजें नोट की हैं या कुछ आपका रह जाता है तो आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर अंग ही नहीं होते हैं, ऑर्गन ही नहीं आते हैं, कुछ ग्रंथियां भी होती हैं। अब ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्लैंड्स या ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्लैंड्स हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, क्या काम होगा इनका, या श्रावण, या सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स देखिए। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स आती हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, इनका एक कॉमन फीचर होगा कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे श्रावण या सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, श्रावण या सिक्रीशन करते हैं, यानी कि ये कुछ जो जूस हैं उन्हें सिक्रीट करते हैं, कुछ लिक्विड है उन्हें सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ ग्लैंड्स हमारे पास आती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जैसे लीवर आता है और जैसे पैनक्रियास है। इनका जो फंक्शन है यहाँ पर, ये कुछ सिक्रीट करते हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे पाचक रस। तो ये तीनों क्या यहाँ पे सिक्रीट करेंगे, ये मैं हटा रही हूँ, टाइप्स ऑफ ग्लैंड आपको पता है। दोनों में क्या डिफरेंस है आगे चल करके आप समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए, ग्लैंड दो टाइप की होती हैं। अब ये जो तीनों सिक्रीट करेंगे, ये करेंगे डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक रस ये क्या करते हैं, श्रावित करते हैं, ठीक है। लीवर के बारे में आपने सुना होगा, लीवर आप जानते हैं क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन लीवर हम नॉर्मली सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। स्लाइवरी जो ग्लैंड होती है वो आपकी तीन जोड़ी होती है, एक तो यहाँ होती है, एक यहाँ है, एक टंग के नीचे जो होती है, ठीक है। क्या क्या नाम है, यहाँ जो ग्लैंड है इसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, टंग के नीचे सब लिंगुअल होती हैं, और यहाँ पे सब मैंडिबुलर होती हैं, ठीक है। तो अगर आप नाम याद रख सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पाए तो कोई बात नहीं है, आपके पास इतना डिटेल नहीं आएगा कि कितने प्रकार की होती हैं या क्या नाम है, लेकिन प्रकार आप याद रख सकते हैं, इजी है। तीन जोड़ी हमारे पास क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जिन्हें आप लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। लीवर आपके पास एक ही होगा, जो आपके स्टमक के जस्ट इधर इस साइड में होता है, ठीक है। पैनक्रियास जो है वो आपके स्टमक के नीचे साइड होता है, एक लीफ लाइक पत्ती जैसी संरचना होती है। ये तीनों क्या करते हैं, यहाँ पर पाचक रस को स्रावित करेंगे और यहाँ पर डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या इतनी ही ग्रंथियां हमारे पास है, हमने कहा नहीं, और भी ग्रंथियां हमारे पास आती है, जैसे अभी हमने बात की है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ग्लैंड और भी हमारे पास आती हैं, लेकिन पाचन में जो मदद करती हैं, हम सिर्फ उन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, और वो हमारे पास तीन आती हैं। क्लियर है, नाम नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो पाचन है, पाचन में जो क्रम होते हैं वो 5 क्रम हमने पढ़े थे। पहला है खाना खाना, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो खाना खाना नहीं लिखेंगे आप लोग, आप लिखेंगे इंजेशन या फिर अंतर्ग्रहण जिसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्या है, आपने खाना खाया, अंतर्ग्रहण किया। दूसरा है डाइजेशन, जिसे आपने पाचन कहा है, ठीक है। जब पाचन हो गया है, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण होता है, क्लियर है। चौथा है यहाँ पे एसिमिलेशन, यानी कि उस पाचित भोजन का क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो आपका आता है वो आता है यहाँ पे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, तो हमने कहा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इंजेशन, यानी कि शरीर में पाचन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, पहला स्टेप है। चलिए, नेक्स्ट हमें बता रखा है द प्रोसेस बाय विच फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into the small water soluble substances called digestion. There are two methods of digestion food, that is physical method including chewing and grinding of food in mouth, and chemical method addition of digestive juice to the body by the body itself, ठीक है, to the body by the body itself. अब हमने क्या बोला है, पहली जो प्रक्रिया है, नंबरिंग कर लेंगे। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं अंतर ग्रहण, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पाचन, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये इस स्टेप का नाम यहाँ पर होगा। तो पाचन की डेफिनेशन हमें क्या बताई गई है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े अघुलनशील पदार्थों वाले भोजन को छोटे पानी में घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन को पचाने की दो विधियां होती हैं, भौतिक विधि जिसमें भोजन को मुंह में चबाना और पीसना शामिल है, और दूसरा है रासायनिक विधि, शरीर के द्वारा भोजन में पाचक रसों को मिलाना क्या होता है, रासायनिक विधि है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दो मेथड हो गए हैं, अभी तीन मेथड और रह जाते हैं। चलिए,
हमने कहा द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं में लाया जाता है और ऊर्जा वृद्धि के और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को हमारी छोटी आंत के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब या फिर क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तीसरा जो स्टेप होगा वो है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का जो ट्रांसलेशन है वो ये है। ठीक है, हमने क्या बात की है, अभी पहले एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर क्या बोला गया था कि भोजन जो अवशोषित भोजन है उसका यूज किया जा रहा है। हमने कहा द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन आंत की दीवारों से रक्त प्रवाह में गुजरता है, इसे अवशोषण कहते हैं। अवशोषण का मतलब होता है कि हमारी छोटी आंत में जो पाचित भोजन है उसको अवशोषित किया जा रहा है और पाचित भोजन को हमारे रक्त में मिलाया जा रहा है। तो यही तो हमें बोला गया कि रक्त प्रवाह में क्या करता है, गुजरता है, यानी कि रक्त प्रवाह यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट नहीं होगा, ये कौन सा होगा, चौथा पॉइंट होगा। क्लियर है, जिसमें आप एसिमिलेशन की बात करेंगे। आपने कहा द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं में ले जाया जाता है और ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। ये चौथा स्टेप है। ये क्या होगा, चौथा स्टेप होगा। तो चौथे में क्या होगा, जो पाचित भोजन है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन का मतलब है जो पाचित भोजन है वो हमारे ब्लड में आ गया है, अब हमारे शरीर के द्वारा उस पाचित भोजन का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में क्या मिल रही है, हमें मदद मिल रही है, या हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए ऊर्जा हमें मिल रही है। लास्ट जो हमारा आता है पांचवा टॉपिक वो है द process by which the process by which the undigested food is removed from the body is called egestion, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसे बहिक्षेपण कहते हैं। तो यह है हमारा पांचवा स्टेप। ठीक है, तो ध्यान रखिए पहले स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे इंजेशन हुआ है या अंतर्ग्रहण हुआ है। ठीक है, तो अगर हम स्टेप वाइज लिखते हैं तो पहला क्या है, इंजेशन है, इंजेशन है। दूसरा है डाइजेशन या पाचन। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन। चौथा आता है एसिमिलेशन। ध्यान रखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, पहला तीसरा आएगा। ठीक है, ये तीसरा का ट्रांसलेशन ये है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा आएगा एसिमिलेशन जिसे आप स्वांगीकरण कहते हैं, और पांचवा हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर इजेशन आता है। इजेशन और इंजेशन में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये हमारे आते हैं 5 जो अलग अलग स्टेप होते हैं, यही हमें पढ़ने हैं। अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं ये हमने पढ़ लिया कि अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से अंतर्ग्रहण करते हैं। आपको डाइजेशन पढ़ना है और एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। आपके पास एसिमिलेशन और इजेशन यहाँ पर नहीं है। आपको फर्स्ट आपने पढ़ लिया, सेकेंड और थर्ड जो आपका पार्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें आपको क्या बता रखा है, आपने कहा द सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलोंग विद ग्लैंड्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमने कहा वह प्रणाली जिसमें पाचन तंत्र के साथ साथ ग्रंथियां भी होती है, पाचन तंत्र कहलाती हैं। अब आइए जानते हैं कि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। भोजन जब आपने ग्रहण किया तो क्या क्या आपके पे बॉडी में होता है। सबसे पहले जब आपने भोजन को ग्रहण किया तो अपने मुख में, और आपकी मुख गुहा है वहां पर आप क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, तो हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ ingestion start from the mouth or buccal cavity. As we ingest food, the salivary glands present in mouth start its digestion. The teeth present in the buccal cavity cut the food into small pieces by chewing and grinding it.
Salivary gland secrete a watery liquid called saliva. This saliva contains digestive enzymes which helps in partial digestion of food, यानी कि starch. The tongue helps in mixing saliva with food. The partially digested food is swallowed by the tongue. क्योंकि हमारा रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी से हम देखेंगे जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्या बोला गया? सबसे पहला अंतर्ग्रहण में हमने क्या सीखा? हमने कहा अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया मुख या मुख गुहा से शुरू होती है। ऑब्वियसली बात है, आप खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे ही आपने अपने मुख में भोजन को लिया है या भोजन को ग्रहण किया है, मुंह में मौजूद जो लार ग्रंथियां हैं उनका पाचन शुरू कर देती हैं। अब जब आपने खाना खाया, ठीक है, आप क्या करते हैं? खाना खाया, खाना को आपने अपने मुंह में रखा, तो आप देखते हैं कि खाना खाने से पहले ही सलाइवेशन शुरू हो जाता है। वैसे तो आपकी जो लार ग्रंथि है वहां से लार निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने खाना खाया तो फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन साथ साथ होते रहते हैं। वहां पे आपके जो दांत हैं वो फिजिकल ब्रेकडाउन करते रहेंगे, आपकी जो लार है वो केमिकल ब्रेकडाउन करती रहेगी। तो आपने कहा मुख गुहा में उपस्थित दांत भोजन को चबाकर और पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। ठीक है, और लार ग्रंथि एक जलीय द्रव्य या लार का स्राव करती है। इस लार में पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को आंशिक रूप से पचाने में मदद करते हैं। और यहाँ पर पाचन किस भोज्य पदार्थ किस पोषक तत्वों का होता है? कार्बोहाइड्रेट का। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा जीभ भोजन के साथ साथ लार को मिलाने में मदद करती है। यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जीभ द्वारा निगल लिया जाता है। ये तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में सब चीजें बता दी गई हैं। हमारे पास जो मेन आता है वो है आपके टीथ। हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। आपने भोजन को ग्रहण किया है तो सबसे पहले वहां पे कौन सा पार्ट आपका काम कर रहा है? आपने कहा आपके दांत। सबसे पहले दांत ही क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने बताए थे आपको? पहली चीज आपको क्या पढ़नी है, यह आपके लिए होमवर्क में है। दूसरा है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक है, इसे हम मिल्क टीथ को क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। और इसे हम कहते हैं स्थायी दांत। जो आपके स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तीसरा जो आपका आता है यहाँ पर नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, डेंटल डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? डेंटल फॉर्मूला आता है। चौथी चीज जो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, जो कि 6 से 7 वर्ष की उम्र में टूटते हैं, उनका कितना नंबर होता है? कितने दांत होते हैं वो? नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। जब सारे आपके मिल्क टीथ टूट जाते हैं तब हमारे क्या आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। उनका नंबर कितना होता है? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो दोनों के लिए अलग अलग डेंटल फॉर्मूला होगा। मिल्क टीथ के लिए अलग होगा और परमानेंट टीथ के लिए अलग होगा, जो हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ टीथ, जो आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखा रखे हैं कि कितने आते हैं। हमने कहा 4 टाइप के हमारे टीथ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है इंसीजर। ठीक है, दूसरे आते हैं कैनाइन, तीसरे आते हैं हमारे प्रीमोलर, और लास्ट आते हैं हमारे मोलर। ठीक है, यही सीक्वेंस है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये हमारे क्या होते हैं? दांत होते हैं। आपके लिए होमवर्क में है ये। आप क्या करेंगे? इन सारे जो दांत के बारे में जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं आप लोग इसे घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।